हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 4 फरवरी 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया, जब जरूर देखें, जबकि फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। नंबर 1, मैसिव गैदरिंग इन हरियाणा डिमांड्स रिपील ऑफ फार्म लॉज। With a massive Mahapanchayat in Kandela village here on Wednesday, the farming community of Haryana signaled that it had jumped into the fray to seek the repeal of the farm laws with the renewed enthusiasm. Bharatiya Kisan Union spokesperson Rakesh Tikayat said at the meeting that the farmers would emerge victorious if young people remained peaceful. So, एक कंडेला विलेज में वेडनेसडे को एक महापंचायत हुआ हरियाणा में, और वहां पे एक नया जोश, नया जज्बे के साथ प्रोटेस्ट किया गया कि फार्म लॉस को कैसे हटाया जाए। और भारतीय किसान यूनियन के जो स्पोक्स पर्सन है राकेश टिकैत, उन्होंने कहा कि अगर यंग पीपल जो है, यंग फार्मर्स जो है, अगर उन लोगों ने पीसफुली प्रोटेस्ट किया होता तो फिर ये अब तक ये विक्ट्री हो चुकी होती फार्मर्स के लिए, लेकिन उनके वजह से ये विक्ट्री नहीं हो पाई। तो अब से कहा जा रहा है कि बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट की जाएगी। Amid resurgence of the farmers' agitation in Haryana in the wake of Mr. Tikai's recent emotional outburst, the Mahapanchayat adopted the 5-point resolution seeking repeal of the continuous law. Besides a legal guarantee for minimum support price, implementation of the Swaminathan Commission report, release of those arrested for the Republic Day violence and loan waiver. तो अब जो नया प्रोटेस्ट चलेगा, इसमें अब 5 रेजोल्यूशन होगी, 5 पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन होगी। सबसे पहला 3 कंट्रोवर्शियल लॉ को रिमूव करने वाला। सेकंड, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, एमएसपी प्राइस को लीगली गारंटी करने वाला, मतलब उससे वो जैसे ना हटे, वो हमेशा रहे। थर्ड, स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने का प्रोटेस्ट होगा। फिर रिपब्लिक डे वायलेंस में जिसको जो फार्मर्स को अरेस्ट किया गया है उनको छोड़ने का, उनको रिलीज करने का। और जो लोन वेवर है, लोन को मतलब अगर हम लोन लेंगे तो इंटरेस्ट कम देना पड़े, तो लोन वेवर का, ये 5 चीजों को लेके प्रोटेस्ट की जाएगी। द पार्टिसिपेंट्स रेज देयर हैंड्स टू सपोर्ट द रेजोल्यूशन, और जो जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे सबने अपने हाथ उठाए, और एवरीबॉडी विल कम टू दिल्ली अगेन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। Next, Hindustan Aeronautics Limited get contract for 83 LCAs in 48,000 crore deal. At the 13th edition of Aero India in Bengaluru, Hindustan Aeronautics Limited was rewarded the contract to manufacture 83 light combat aircraft Tejas for the Indian Air Force at the estimated cost of 48,000 crore rupees, while India showcased a range of indigenous military platforms to the world. So, 13th Aero India जो प्रोग्राम होता है, 13th एडिशन है एरो इंडिया का, जो बेंगलुरु में हुआ, उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसका नाम है तेजस, उससे मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिसका एस्टिमेट कॉस्ट है 48,000 करोड़ रुपीस। और इससे पूरी दुनिया को दिखाया गया, इंडिया का इंडिजिनस मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स को भी शोकेस किया गया। नेक्स्ट, नो टू वैक्सीन नेशनलिज्म, yes to global cooperation. Since the worldwide inoculation process is going strong, vaccine diplomacy has become a hot topic. As this pandemic has spared no country and everyone needs access to vaccines, however, how is vaccine production and distribution being managed? So, फिलहाल ये सेंचुरी में इस वक्त वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है, और ये चलता रहेगा, क्योंकि कोरोना वायरस का एंड कोई अब तक कहा नहीं कब एंड होगा, इसका कोई एंड नहीं है। तो वैक्सीन चलता रहेगा, हर एक को वैक्सीन दिया जाएगा। लेकिन जैसे ये पैंडेमिक ने किसी भी कंट्री को नहीं छोड़ा, तो फिर ये वैक्सीन कहाँ कहाँ तक पहुंच सकती है, ये वैक्सीन को कैसे प्रोड्यूस किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए कि हर वक्त ये वैक्सीन अवेलेबल रहे सबके लिए।
While the leading and advanced countries have been mindlessly selfish in amassing approved vaccine, it is global south countries, India and China, which have provided a ray of hope to most countries. So वैक्सीन प्रोडक्शन तो हो रही है, वैक्सीन मैन्युफैक्चर भी हो रही है, मैनेज भी की जा रही है, लेकिन ऐसे बहुत एडवांस कंट्रीज है जिन्होंने वैक्सीन तैयार किया, लेकिन जो अंडर डेवलप्ड कंट्री या फिर डेवलपिंग कंट्रीज है उनको प्रोवाइड नहीं किया. एडवांस कंट्रीज से वैक्सीन बनाया और खुद के लिए ही रख लिया, या फिर दूसरे एडवांस कंट्री को भेजा एज अ साइन ऑफ फ्रेंडशिप एंड ऑल दैट. लेकिन जिसको जरूरत है, जो पुअर कंट्रीज है जिसको जरूरत है, उनको नहीं भेजा गया. लेकिन साउथ कंट्रीज की तरफ से अगर देखा जाए, इंडिया और चाइना ने दूसरे छोटे छोटे कंट्रीज को होप दिया कि हम लोग आपको वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे. तो साउथ एशिया में चाइना ने बहुत किसी को वैक्सीन प्रोवाइड किया. वैसे ही इंडिया ने भी साउथ एशिया में बहुत कंट्रीज को वैक्सीन प्रोवाइड किया, इवन ब्राजील को भी. So while advanced countries have turned their back on the need of poor countries to access COVID-19 vaccine, India has displayed empathy to their needs. India has taken a position with significant percentage of approved doses while be permitted for exports. While its exports to neighboring countries will be under grant mode, initial shipment of vaccine to at least developed countries will be free of cost. So जो कंट्रीज का हैसियत है पैसे देकर खरीदने का, उनके ऊपर ये ग्रांट मोड में दिया जाएगा इंडिया की तरफ से वैक्सीन. मतलब वो लोग जितना ग्रांट करेंगे उतना वैक्सीन दिया जाएगा, उतना प्राइस टैग लगाया जाएगा. लेकिन जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, जो पैसे नहीं दे सकते, जो बहुत पुअर है, उनके लिए ये वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाएगी इंडिया की तरफ से. एंड shipments of vaccine from India have already start reaching different parts of the developing world. So सबसे पहला शिपमेंट ब्राजील में गया जिसमें 2 लाख डोजेस दी गई. उसके बाद 1 लाख डोजेस श्रीलंका में भेजा गया फ्री ऑफ कॉस्ट. बांग्लादेश ने भी ऑर्डर किया, वहां पे भी 4 लाख डोजेस दी गई. वैसे और भी कंट्रीज है जहां पे डोजेस दी जाएगी, जैसे कि मालदीव्स, मलेशिया और भी बहुत सारी कंट्रीज है. नेक्स्ट, RBI asks NBFCs, UCBs to implement risk-based audit. The Reserve Bank of India on Wednesday directed non-banking financial companies and urban cooperative banks to implement a risk-based internal audit system. All non-deposit taking NBFCs with asset size of rupees 5,000 crore and above, all deposit taking NBFCs irrespective of the size, and all primary UCBs with asset size of rupees 500 crore and above will have to migrate to the new system. So RBI ने एक नया सिस्टम निकाला जो है रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम. सो ये रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम है क्या? Risk-based internal audit system is an audit methodology that links with organization's overall risk management framework and provides an assurance to the board of directors and the senior management on the quality and effectiveness of the organization's internal controls, risk management and governance related system and process. तो ये एक सिस्टम है जहां पे ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से. और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, सीनियर मैनेजमेंट जो होते हैं, उनको ये अश्योर किया जाता है कि जो क्वालिटी है वो अच्छी रहेगी, उसे ठीक तरीके से मैनेज किया जाएगा, उसे ठीक इफेक्टिवनेस बिल्कुल भी सही होगा. और जब जो भी कंट्रोल है, रिस्क मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट रिलेटेड जो सिस्टम प्रोसेस है, ये सबको इफेक्टिव हिसाब से मैनेज किया जाएगा. हर जगह कोई कमी नहीं होगी, हर एक चीज को ठीक तरीके से मैनेज किया जाएगा. सो ये एक नया सिस्टम है, नया रेगुलेटरी सिस्टम है जिसे आरबीआई ने इंप्लीमेंट किया. और उन्होंने कहा एनबीएफसीज को, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को, जिसके जो नॉन डिपॉजिट
टेकिंग एनबीएफसीज है और जिसका एसेट साइज 5,000 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या फिर जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज है जिसका साइज कुछ भी हो, जिसके अंदर कोई भी यूसीबीज हो और जिसका एसेट साइज 500 करोड़ है, इन दोनों को ही अपने पुराने सिस्टम से हटके ये नए जो सिस्टम है रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम, इसमें आना पड़ेगा, इसके अंडर आके काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, India's weak fiscal position to remain a key credit challenge. The union budget's focus on higher capital expenditure, financial sector reforms and asset sales would help to stimulate growth and supply broad-based credit support. But India's weak fiscal position would remain a key credit challenge compared with its rating peers, Moody's Investor Service said. तो Moody's Investor Service ने कहा कि यूनियन बजट का जो फोकस है वो बहुत ही हाई कैपेसिटी वाला फोकस है। मतलब फिलहाल जो हाल है इंडिया के जीडीपी का, इकोनॉमी का, उस हिसाब से बजट नहीं है, बजट और भी ज्यादा ऊपर आगे का बजट है। सो इतना जो हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म है, एसेट सेल्स है, ये हेल्प करेगा आपको ग्रोथ करने के लिए। लेकिन फिलहाल जो हमारा फिस्कल पॉलिसी इतना वीक है, अभी ये बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। इससे पहले उभर के आना पड़ेगा, फिर जाके हम लोग वो ग्रोथ को अटेंड कर पाएंगे। पहले नेगेटिव से पॉजिटिव आना है, उसके बाद हमारा ग्रोथ हो। हम लोग डायरेक्टली ग्रोथ नहीं जा सकते ना। द बजट प्रोजेक्ट्स a narrowing of the central government's fiscal deficit to 6.8% of GDP in fiscal year 2022 from an estimated 9.5% in fiscal 2021. So fiscal 2021 में माइनस 9.5% कहा गया है फिस्कल डेफिसिट, और उसे घटाना है, कम करना है। जो 9.5 तक बढ़ चुका है उसे घटाना है 2020 तक 6.8 तक लाना है, ये टारगेट है। अब देखते हैं कि ये टारगेट कैसे अचीव किया जाता है। नेक्स्ट, श्रीलंका's ECT move unilateral. 2 days after Sri Lanka decided to scrap a 2019 agreement with India and Japan for cooperating the East Coast Terminal, Japan says the decision was unilateral and regrettable. So, श्रीलंका ने जो ईस्ट कोस्ट टर्मिनल का जो अग्रीमेंट था इंडिया और जापान के साथ, उससे वो बैक ऑफ कर लिया। उन्होंने कहा कि आप वेस्ट में काम करो, ईस्ट में हम लोग नहीं काम करेंगे। सो जापान का कहना है कि ये यूनिलैटरल डिसीजन था और बहुत ही रिग्रेटेबल डिसीजन था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। Japan's ambassador Akira Sugiyama also met with Sri Lanka Foreign Minister Dinesh Gunawardena to discuss the issue on Wednesday after a flurry of meetings between the Indian High Commissioner to Colombo Gopal Bagle and top leaders of Sri Lanka including Mr. Gunawardena, President Gotabaya Rajapaksa and Prime Minister Mahinda Rajapaksa to protest the decision. तो हर एक प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत किया गया, जापान के एम्बेसडर ने भी बातचीत किया। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की जो आप कर रहे हो वो ठीक नहीं है, हमारा एक रेपुटेशन था, हमारा एक ऑपरेशन था, वो अब टूट रहा है। द ईस्ट कोस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट was expected to showcase India-Japan cooperation in a part of South Asia where Chinese infrastructure projects have been prominent. और ये एक और भी बड़ी बात है क्योंकि चाइना श्रीलंका में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट तैयार करती है। श्रीलंका में चाइनीज का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तो वहां पे ये प्रोजेक्ट करना, इंडिया और जापान कोऑपरेट होकर करना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अब जब श्रीलंका बैकआउट कर रही है तो यही देखा जा रहा है कि इसमें शायद चाइनीज का इन्फ्लुएंस हो सकता है, इसी वजह से ये किया जा रहा है। नेक्स्ट, सूची चार्ज्ड रिमांडेड फॉर 2 weeks. Myanmar's ousted leader Aung San Suu Kyi was formally charged on Wednesday, 2 days after she detained in a military coup as calls for civil disobedience to oppose the purged gathered pace. So, म्यांमार के जो लीडर थे जिनको डिटेन कर लिया गया है, उनको चार्ज किया गया 2 weeks के लिए। 2 weeks तक उनको रिमांडेड किया जाएगा। The Southeast Asian nation was plunged back into direct military rule where the soldiers arrested key civilian leaders in a series of dawn raids on Monday, ending the army's brief filtration with democracy. So,
साउथ एशियन नेशन को पूरी तरीके से मिलिट्री के अंदर में लाया गया है। अब वहां पे पूरे अब तक मिलिट्री रूल ही चलेगी जब तक मिलिट्री डिसाइड नहीं करती कि आगे क्या किया जाएगा। मिस सूची, who has not been seen in public since won a huge landslides with her National League of Democracy party last November, but the military, whose favored parties received a drubbing, declared the polls fraudulent. So, military favored party जो है उन्होंने कहा कि ये पोल जो किया गया, ये जो इलेक्शन था, ये फ्रॉडलेंट था, ये फ्रॉड था, इस वजह से उनको डिटेन कर लिया गया। तो अब देखा जाएगा कि हर एक का रिएक्शन क्या होता है इसमें। नेक्स्ट, Iran's Rouhani rules out changes to nuclear deal. President Hassan Rouhani on Wednesday ruled out changes to Iran's nuclear accord with world powers and dismissed calls to broaden the terms of the deal and include regional countries. तो जैसे प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से जो हुआ था, जो न्यूक्लियर डील से बाहर आ गई थी यूएस, उससे हम लोग फिर से ज्वाइन करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स है, कुछ इश्यूज है जिसे हम लोगों को बात करना पड़ेगा और हमें वो अग्रीमेंट में आना पड़ेगा। हम लोग जो कॉम्प्लायंस मांगते हैं हमें वो कॉम्प्लायंस देना पड़ेगा, तब जाके हम लोग वो अग्रीमेंट में ज्वाइन करेंगे वापस। तो ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा कि हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना, जो न्यूक्लियर अकॉर्ड था वही रहेगा और जिसको ये मानना है माने, जिसको ये नहीं मानना है वो ना माने, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनको जो करना है वो वही करेंगे। So US President Joe Biden has voiced support for returning to the accord from which Donald Trump existed, but has insisted that Tehran first resume full compliance and consider expanding the deal beyond the nuclear issue. तो जो बाइडेन का यही कहना था कि हम लोग कॉम्प्लायंस करेंगे और सिर्फ न्यूक्लियर इशू ही नहीं, बाकी दूसरे भी चीजों में हम लोग डील करेंगे, लेकिन फिलहाल हसन रूहानी का कहना है कि नहीं, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। Iran's regional arch rival Saudi Arabia has also called for a role in any future talks on the agreement. सऊदी अरेबिया ने भी कहा था ईरान को कि हम लोग भी आएंगे, हम लोग भी अग्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो ईरान की आर्च राइवल है और ईरान ने डायरेक्टली, हसन रूहानी ने डायरेक्टली कह दिया कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम जो करेंगे वही करेंगे, अगर किसी को साथ देना हो तो वो लोग आ सकता है, नहीं तो कोई बात नहीं, तुम लोग जहां वहीं रहो, हम अपना काम करते रहेंगे। तो अब देखते हैं जो बाइडेन का रिएक्शन क्या होता है, जो बाइडेन अब क्या कहते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट, यूएस एक्सटेंडेड न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी विद रशिया। US President Joe Biden's administration on Wednesday extended the New START nuclear treaty with Russia by 5 years, saying it hoped to prevent an arms race despite rising tension with Moscow. तो मॉस्को में इतनी टेंशन होने के बावजूद यूएस और रशिया ने उनका जो स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी था उसको एक्सपैंड कर दिया गया, उसे फिर से रिन्यू किया गया है और नेक्स्ट 5 years के लिए रिन्यू किया गया है। वन डे before the treaty was set to expire, Secretary of State Anthony Blinken said the United States was extending New START by the maximum allowed time of 5 years. So maximum 5 years तक ही इसे एक्सटेंड किया जाता है और इसको एक्सपैंड किया जा सकता है। सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि एक दिन पहले ही, एक्सपायर होने के एक दिन पहले ही उसे 5 years के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज और 4 फरवरी का 3 इंपॉर्टेंट डेज है। पहला वर्ल्ड कैंसर डे, देन इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी एंड नेशनल डे ऑफ श्रीलंका। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, व्हाट इज डन कैनॉट बी अनडन बट एट लीस्ट वन कैन कीप इट फ्रॉम हैपनिंग अगेन। सो सिंपल सी बात है, जो हो गया है वो हो गया है, उसे हम लोग वापस से ठीक नहीं कर सकते, बट हम लोग एक चीज ध्यान में रख सकते हैं, ये कि जो गलती हुआ है वो दोबारा ना हो। गलती इंसान से हमेशा होती है, लेकिन अगर हम लोग यही सोच के बैठे रहेंगे कि यार गलती होगी, अब क्या करें, इसे ठीक कैसे करें, ये काश हम पहले स्टेप में ना किए होते, ये ऐसा ना हुआ होता तो ऐसा ना होता, ये ऐसे नहीं करते तो ये ऐसे नहीं होता, इसे और बेहतर कर पाते थे। लेकिन अगर ये सोचते हैं हम लोग
कि ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, ये सोच के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो होना था वो हो गया। अब हमें वो ठीक करना है और ये ध्यान में रखना है कि आगे से ये गलती ना हो। तो फोकस हमेशा इसमें करना चाहिए कि सिचुएशन को बेटर कैसे बनाया जाए। ये नहीं सोचना चाहिए कि सिचुएशन को ऐसे करना चाहिए था तब बेटर होता, ऐसे करना। जो करना चाहिए था वो हम लोगों ने कर लिया, गलती करना था गलती कर ली है। अब गलती को सुधारने का वक्त है, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। और आधे लोग इसीलिए सक्सेस नहीं होते कि वो लोग सिचुएशन के हिसाब से नहीं सोचते, वो लोग हमेशा पास्ट को लेके ही सोचते रहते हैं। तो पास्ट जो हो गया वो हो गया, अब फ्यूचर में ध्यान देना पड़ेगा, प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं उसमें ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके सक्सेस हासिल हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।